दोआबा के एक गांव से हॉलीवुड तक पहुंचने वाले इस मुकम्मल फनकार ने बहुत सी गैर मामूली कामयाबियां समेटी। वो इनके अंदर का जो शायर है वो इनको जो है वो नए से नए गीतों की तरफ लेकर आता है, इनसे इजहार कराता है। यानी पार्टीशन से पहले 1930s में मुल्तान से भी लोग जालंधर हरी बल्लभ के मेले में जाया करते। छिक्का टंगना, मैं ता शीशे नू भी टंग देता छिक्के। तो ये बिल्कुल मतलब जब हम अपनी सकाफत की और उसकी बात करते हैं तो वो जो छिक्का, पंजाब में क्लासिकल मौसीकी को वो इज्जत नहीं दी गई जो फोक को दी जाती है। जब वो गाने पर आएगा जिसने मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली, जो रागों की नोटेशन जानता है, जो रागों के मूड जानता है, जो रागों के औकात जानता है, जब वो गाने पर आएगा तो वो कमाल ही करेगा। और वो कमाल उसने जो है वो बिल्कुल कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे। हम नुसरत फतेह अली खान को दोआबा की गायकी का ही नुमाइंदा कह सकते हैं। मिठा, ये क्योंकि मैं खुद सराइकी हूँ तो मुझे मालूम है कि ये जो लफ्ज है, ये कोई ऐसा आदमी जिसका पूरे का पूरा बैकग्राउंड पंजाबी है, वो ये लफ्ज इस क्रिस्टल क्लियर ऐसे नहीं अदा कर सकता। ये गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी समाज में कि अगर आप सुरीले हैं और आप मीठे हैं और आपको वो जो रवायती एक गाने का या ट्रेडिशनल एक वो जो अंदाज है उस पर आपकी कमांड है, तो आप आज भी बहुत मुख्तलिफ बातें या बहुत मुख्तलिफ शायरी जिसे आप किसी और तरह से कहा कि ये कहते हैं कि ये इसी तरह गाई जा सकती थी, वो इस तरह भी गाई जा सकती है। दोस्तों, आज की खसूसी यात्रा में हम राग विद्या और बोल विद्या से आरास्ता एक ऐसे फनकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी गायकी और शायरी से एक दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। हमारी मुराद है जग मशहूर गायक डॉक्टर सतेंद्र सरताज से। दोआबा के एक गांव से हॉलीवुड तक पहुंचने वाले इस मुकम्मल फनकार ने बहुत सी गैर मामूली कामयाबियां समेटी। आज की यात्रा में हम सतेंद्र सरताज की शायरी और गायकी के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही बात होगी दोआबा में मौसीकी की रवायत और वहां के मशहूर घरानों की। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस पंजाबी फनकार में ऐसी क्या बात है कि इसे गैर पंजाबी इलाकों और खित्तों में भी एक गैर मामूली पजीराई हासिल है। हमारी आज की इस खसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ मेरे दो दोस्त शामिल हैं, जनाब आबिद मलिक साहब और जनाब सरफराज आरिश। तो हम आज की इस खसूसी यात्रा का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले जनाब सरफराज आरिश से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो डॉक्टर सतेंद्र सरताज के बारे में अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आदाब भी, सलाम भी। जहाँ तक इनकी बात है तो मैंने पहली मर्तबा मलिक साहब के तवस्सुल से इन्हें जाना। मैं बल्कि उस दिन हम मलिक साहब की तरफ ही ठहरे थे, तो इन्होंने कहा कि आपको एक गाना जो है वो सुनाता हूँ और देखिए ये किस कदर सुरीले गुलकार हैं। तो वहाँ से हमने इनको जो है वो मैंने इनको डिस्कवर किया या जाना, तो बहुत मुतासिर हुए हम कि ये तो बहुत अलग तरह से और एक ख़ास जो है वो जो टिपिकल पंजाबी गायकी का अंदाज़ है उसको साथ लेकर ये गा रहे हैं। और आज के दौर में जहाँ
पंजाबी गायकी जो है वो एक और फेज़ में दाखिल हो चुकी है, जिस पे हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। तो ये तो कहीं न कहीं कोई रवायती जो है वो सिलसिला भी चल रहा है, और इसके साथ जो शायरी है, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये जो इन्होंने गाना गाया है, इसके शायर कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है? मैंने कहा कोई मतलब अ, अच्छा शायर होगा कोई, ठीक है। उन्होंने कहा ये शायर भी खुद हैं। तो यहाँ से हमने इन्हें जानना शुरू किया। तो इनके बहुत सारे गाने जो है वो अक्सर हम जब बैठते हैं वो सुनते हैं, और फिर इसके बाद इनकी अदाकारी का भी चर्चा चला। तो हम तीनों ने बैठ के एक रात इनकी एक मूवी देखी थी, हम जानते हैं वो शायर, और उसके गाने हमने बार-बार जो है वो सुने भी। भाई ये दोबारा सुनते हैं उस मिसरे, शायरी के लवाज़मात, ये वो। तो इसी दौरान आपने हमें बताया था कि भाईजान इनकी जो तालीम है वो मौसीकी की तालीम है। आम तौर पे तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा गायक जो है वो किसी घराने से उसका कोई ताल्लुक़ होता है, और किसी वो जो एक सिलसिला है कि एक उस्ताद से सीख कर वो सामने आता है। तो इन्होंने जो है वो डिग्री की बदौलत ये सब अपने रास्ते जो हैं वो बनाए, और इनकी शायरी में भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये वसी मुतालिया रखते हैं लिटरेचर का, और उन चीज़ों को वो लेके आते हैं। तो मैं तो इनका मद्दाह भी हूँ, और मेरी इनके बारे में ऐसे है कि मैं कहा करता हूँ कि एक शायर भी हो और ऐसा सुरीला गुलकार भी हो, तो ये दो आबा से तो हैं, ये दो बादशाह भी हैं। दो अच्छा वाह वाह। जी मलिक साहब। अहमद भाई, सतेंद्र सरताज का जो मतलब मेरी जिस पहले गाने से मुलाकात हुई, वो गाना था इक्को मिक्के, जी। और वो फिल्म बाद का नाम में भी। ज़ाहिर फिल्म है, फिल्म का टाइटल सॉन्ग था। और ये गाना मैंने सुना वबा के दिनों में, कोविड की, और आपको मालूम है कि मामलात ऐसे थे कि आप घर तक महदूद हो गए थे, और उन दिनों में बहुत से जो आप काम इस तरह के करते हैं मशागिल, जिसमें मौसीकी ज़ाहिर है सर फहरिस्त है। तो उन दिनों में पहली दफ़ा मैंने सतेंद्र सरताज का ये गाना सुना। जो आरिश ने बात की, असल में सतेंद्र सरताज के हवाले से जो सबसे मज़े की बात है कि एक जो पंजाबी गायकी का एक क्लीशे जो मतलब जितने हम लोगों को जानते हैं, उनका एक ख़ास मिजाज की पंजाबी गायकी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ भारत से जितने लोगों को हम सुनते हैं, तो इन्होंने एक बिल्कुल एक अलग तरह का अपना एक अंदाज बनाया, और ख़ास तौर पे जो उसके आवाज़ के अंदर मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इनकी पसंद है, वो इनकी आवाज़ की एक मासूमियत, और वो एक ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत सुच्चा और सच्चा आदमी जो सुरों को जैसे बहुत पवित्र अंदाज में पेश कर रहा है। तो इनकी शायरी और ख़ास तौर पर जो गायकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उस तरह ऐसे निखरी और निखरी हुई सामने आती है, और इनका जब हम गीत सुनते हैं तो यकीन करें कि वो ऐसे आपके अंदर सरायत कर जाता है। तो वो बहुत अलग लगा, एक टिपिकल पंजाबी यानी जिस तरह की गायकी। दूसरा मलिक साहब की बात सही बात है वो। हाँ। जैसे अब ये कह रहे हैं, तो वो हमारा एक दिन हम बैठे बात भी कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो अपनी शायरी और अपनी गायकी में शिकवा भी ऐसे करते हैं जैसे कोई मिन्नत कर रहा है, यानी बड़ी मोहब्बत से और वो लजाहत से वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि पंजाबी की गायकी का मतलब जब इनसे पहले तक जितना मेरा ताल्लुक था, उसके अंदर ना एक तुम तराक और एक खास तरह का एक मिजाज, और जैसे आप कहें ना कि एक डोमिनेंट किस्म का उसमें आपको एक गायक नजर आता है। इनकी शायरी के अंदर एक बहुत सॉफ्ट किस्म का एक आदमी सामने आया कि जिसके यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि वो शिकवा भी कर रहे हैं, तो वो उस पर मिन्नत का गुमान होता है। कितने नहीं तेरा रुतबा घटदा, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो ये है तो वैसे एक पंजाबी स्टाइल है, ये एक तरह से इसको ईडीएम भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कितने नहीं तेनू मतलब इस तरह कुछ भी हो जाता है, ये वो तो कितने नहीं तेरा रुतबा घटदा, ठीक है, जे हंस के बुला ले किधरे। तो वो ऐसा लग रहा होता है जैसे, तो ये इनके हाँ ये खसूसियत मेरी राय में बतौर शायर जो शेर की समझ है। और यहाँ वो एक हम बात अक्सर करते हैं कि जो पंजाबी शायरी है उसमें महबूब के साथ जो आशिक की गुफ्तगू है वो किसी
और अंदाज से है। उसमें जो शायर है वो मेल की बजाय वो फीमेल के अंदाज में बात कर रहा है। जो उसके हमारे यहाँ उसका सूफिया की रवायत सूफिया की रवायत बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी शायरी में आपको ये चीजें मिलती हैं। और उसकी वजह जाहिर है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इनकी जो पीएचडी है, डॉक्टरेट की जो डिग्री है, वो सूफी म्यूजिक की है। सूफी सूफी म्यूजिक में डॉक्टरेट की डिग्री ली है। भाई आप तो वो इनके इलाके का जिक्र कर रहे हैं, दोआबा से हैं, तो कुछ ये तारुफ तो करवाएं इनका, ये दोआबा कुछ से क्या ऐसा ताल्लुक जो है वो बहुत से पंजाबी सिंगर जो हैं वो इस वक्त दुनिया भर में मारूफ है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो मारूफ हैं। लोग उनकी गायकी को पसंद करते हैं। पंजाबी ज़बान से जुड़त वो भी उस पसंदीदगी की जो है वो वजह शुमार की जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो है वो सतिंदर सरताज के यहाँ कुछ एक ऐसी इन्होंने अपने फन के जरिए अपनी एक इनफरादियत कायम की है जिसने जो है वो दुनिया भर के ऐसे संजीदा हलकों को भी अपनी शायरी और गायकी की तरफ जो है वो मुतवज्जे किया जो आम मशहूर फनकारों के हिस्से में इस तरह की पजीराई नहीं आती है। ठीक है जी। और वो जो इनके यहाँ एक तो म्यूजिक इन्होंने बाकायदा पढ़ा निसाब के तौर पर, उसके बाद फारसी ज़बान से भी इनका ताल्लुक़ रहा, इन्होंने वो भी जो है वो पढ़ा, उसकी डिग्री भी ली। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसने इनको सबसे जो है वो दूसरे लोगों से अलग कर दिया। मैं दोआबा की तरफ आने से भी पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारा एशिया का मंजरनामा है, यहां चंद ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे जहन में फौरी तौर पर 3 नाम आ रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने म्यूजिक में पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया और वो बड़े मारूफ फनकार भी थे, जिनमें पहला जो नाम है वो है डॉक्टर नाशनास, जो अफगान सिंगर थे, सैगल की रवायत के गुलकार थे। उन्होंने फ्रांस से म्यूजिक में पीएचडी किया था। उन्होंने इकबाल को भी गाया, बड़ी मोहब्बत से गाया, उर्दू गजल भी गाई और फारसी भी वो गाया करते थे। दूसरा नाम जो जिन्होंने पीएचडी किया और वो मारूफ गुलकारा भी थी, वो थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराने की जो है वो गायिका थी, उनका ताल्लुक था किराना घराने से, और वो सुरेश बाबू रायने की शागिर्द थी। सुरेश बाबू रायने उस्ताद अब्दुल करीम खां के साहबजादे थे, हीराबाई बड़ौदकर के भाई थे। ये जो हमारे यहाँ मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम है, ये भी किराना घराने से इनका ताल्लुक था। डॉक्टर प्रभा अत्रे का जो पीएचडी जो उन्होंने किया, जो उनका डॉक्टरेट था, उनका जो थीसिस था, उसमें उनका टॉपिक था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में सरगम की अहमियत। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो सरगम है, ये इनका डॉक्टरेट जो था वो सरगम पर था। तीसरा नाम है डॉक्टर सतेंद्र सरताज। इन्होंने म्यूजिक में पीएचडी किया, खुद मारूफ गुलकार हैं और शायर हैं, और इसी शायरी और मौसीकी के जादू को इन्होंने दो अच्छा करके एक दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। उसकी वजह एक और है, वो ये कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री का उस तरह हिस्सा नहीं बने जैसे दूसरे गुलकार होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अपने गीत किसी दूसरे के कहने पर प्रोड्यूस नहीं की, यानी वो सिचुएशन नहीं ली उनसे, मतलब इंस्ट्रक्शन भाई ये इस तरह से कुछ लिखना है, जैसे वो गीत नगार होते हैं, डिमांड होती है। जी जी। और इनके यहाँ इस फनकार की जो तश्कील में जहां तक मेरा ख्याल है कि वो शायर जो है ना वो ज्यादा नुमाया है। वो इनके अंदर का जो शायर है वो इनको जो है वो नए से नए गीतों की तरफ लेकर आता है, इनसे इजहार कराता है। और शायर भी जाहिर है कि ये गुलकार है, इनके पास जो गीत है, इनके पास जो गायकी का फॉर्मेट है वो गीत है। ये अपनी शायरी को गीत की शक्ल में सामने लेकर आते हैं।
लेकिन इनके मौजुआत को अगर आप देखेंगे तो इनके मौजुआत गीत के मौजुआत नहीं है, या इन्होंने गीत के मौजुआत का दायरा बढ़ा दिया है। ये बुनियादी तौर पर असल में नज्म का शायर है। इनके जो मौजुआत है वो नज्म की शायरी के मौजुआत है, वाह। लेकिन उसकी जो तश्कील होती है वो एक गीत की जो है वो शक्ल में होती है। तो उससे जो है वो ज्यादा बज़ाहिर यही लगता है कि ये गीत की शायरी कर रहे हैं, लेकिन इनके मौजुआत और उनका तनव्वो ये बताता है कि ये बुनियादी तौर पर नज्म के शायर हैं। अब हम बात करते हैं दुआबा की। दुआबा वो खिता है जिसने सतेंद्र सरताज जैसे फनकार को परवान चढ़ाया। दुआबा पंजाब की जोग्राफियाई तकसीम में 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें हम दुआबा कहते हैं। उसमें जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला, ये 3 जो शहर हैं ये दुआबा के तकसीम में आते हैं। ये पंजाब की जो हम जोग्राफियाई तकसीम करते हैं उसमें दुआबा कदीम अहद से जो है वो सूफियाना मौसीकी का मरकज है। 2 दरियाओं के दरमियान की ये जो जगह है ये कदीम अहद से सूफियाना गायकी का मरकज चली आ रही है। यहां से बड़े बड़े घराने निकल कर आए, बड़े बड़े फनकार निकल कर आए, और ऐसे फनकार निकल कर आए, हम आगे चल के जिक्र करेंगे, जिन्होंने दुनिया भर में मौसीकी की रवायत पर गहरे असरात मुरतब किए। दुआबा का एक शहर है जालंधर। जालंधर में कोई 200 साल पहले हरिवल्लभ एक मेले का जो है वो आगाज हुआ। बाबा हरिवल्लभ एक म्यूजिक लवर, एक पर्सनैलिटी थी जिन्होंने एक म्यूजिक के ऐसे मेले का आगाज किया जिसमें उस दौर में हिंदुस्तान भर से फनकार शरीक हुआ करते थे। क्लासिकल फनकार, यानी पार्टीशन से पहले 1930s में मुल्तान से भी लोग जालंधर हरिवल्लभ के मेले में जाया करते थे। तो जालंधर में हरिवल्लभ के मेले ने क्लासिकल गायकी की रवायत को मजबूत किया। वो जो सूफियाना गायकी थी, जब वो क्लासिकल गायकी से आरास्ता हो गई तो फिर वहां के फनकार जो है वो किसी से संभाले नहीं गए। हम उन फनकारों का जिक्र करते हैं। उस्ताद मुबारक अली खान, फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान के वालिद और ताया, ये दुआबा की गायकी के नुमाइंदा थे। ये वहीं से निकल कर आए, और यही वो 2 फनकार हैं जिन्होंने पंजाब में कवाली की सादा गायकी की रवायत को गहरी रागदारी से आशना किया, आरास्ता किया। उनकी अगली नस्ल में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान सामने आए। उन्होंने जो है वो दुनिया भर में अपनी गायकी और मौसीकी के असरात मुरतब किए। हम नुसरत फतेह अली खान को दुआबा की गायकी का ही नुमाइंदा कह सकते हैं, बजा तौर पर कह सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो सबका ताल्लुक दुआबा से था। सभी दुआबा के रहने वाले थे। उसमें से चंद फनकार ऐसे थे जिनका ताल्लुक अमृतसर से था, वगरना ज्यादातर जालंधर के रहने वाले थे। जालंधर से ही उस्ताद मुबारक अली खान, जो लाहौर में कुछ अरसा पहले वफात पा गए, इनका ताल्लुक भी जालंधर से था। जालंधर का एक गांव है नाला, उस्ताद मुबारक अली खान वहां के रहने वाले थे। अब उनकी अगली नस्ल में जावेद बशीर हैं और अकबर अली, ये दोनों जो है वो एक तरह से दुआबा की गायकी के ही नुमाइंदे चले आ रहे हैं। तो सूफियाना गायकी जो थी वो दुआबा में इसी तरह जो है वो सदियों तक मुरव्विज रही। काफी गायकी जब दूसरे खित्तों में काफी जो है वो गाई जाती थी, तो दुआबा में उसी तर्ज का सूफियाना कलाम जो है वो गाया जाता था, जिसमें गहरी रागदारी के असरात भी मौजूद थे। अब होशियारपुर जो इनका डिस्ट्रिक्ट है सतेंद्र सरताज का, वहां से उस्ताद सलामत अली खान का घराना हिजरत करके मुल्तान में आया। अब 20वीं सदी का उनको तानसेन कहा गया, उस्ताद सलामत अली खान को। तो ये सारा ये जो दुनिया भर में ये जो मौसीकी के रंग हैं, इनकी अगर बुनियाद की तरफ हम जाएंगे तो हमें दुआबा ही जो है ना वो नजर आता है। ये भी सारे दुआबा के ही जो है वो गायकी के नुमाइंदा थे। और इत्तफाक की बात यह है कि उस्ताद सलामत अली खान का घराना
जो है वो तकसीम के बाद मुल्तान में आबाद हुआ। 60s तक 70s तक ये घराना मुल्तान में ही आबाद रहा और यहाँ आकर जो है वो उस्ताद सलामत अली खान जो है वो शोहरत और मकबूलियत के एक नए जो है वो फेज में दाखिल हुए। दोआबा का एक और शहर जिसको हम कपूरथला कहते हैं, उसका भी सराइकी खित्ते और मुल्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन में जिनका मजार है, दुनिया उनको एक जो है वो सूफी के तौर पर जानती है, उनकी काफियों की भी दीवानी है। कपूरथला के कुछ खान साहबान या गाने बजाने वाले खानदान ख्वाजा गुलाम फरीद के बुजुर्गों के मुरीद थे। तो जब ख्वाजा फरीद साहब जो है वो सजादा नशीन बने तो उन्हीं घरानों में से कुछ लोग अपने पीर साहब की हाजिरी देने के लिए कोट मिठन तशरीफ लाए। कोट मिठन हाजिर हुए। उनमें 12-13 साल का एक लड़का था जिसका नाम था बरकत अली। ख्वाजा गुलाम फरीद ने उस लड़के के यहां मौसीकी का शऊर देखकर उसे अपने पास रख लिया। उन्हें एक सैयदजादा जिनका नाम था सैयद नासिर हुसैन शाह से मौसीकी और सितार की तालीम दिलवाई। वो लड़का आगे चलकर बना मियां बरकत अली। मियां बरकत अली वो आदमी थे जो ख्वाजा गुलाम फरीद के पसंदीदा कव्वाल थे। ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियों को वही रागों में ढालते थे। ख्वाजा साहब के जो है वो खानका से ही उनका ताल्लुक रहा। उनका घराना आज भी कोट मिठन में जो है वो मौजूद है। कपूरथला घराने से ही पाकिस्तान में सितार नवाजी का जो है वो बहुत सारे नाम जो है वो सामने आए। उस्ताद फतेह अली खान बहरे सितार नवाज कपूरथला के रहने वाले थे, जिनके साहबजादे उस्ताद रईस खान वायलिनिस्ट बड़े मशहूर आदमी हैं। उस्ताद नफीस खान कराची में होते हैं, सितार नवाज हैं। तो ये वही कपूरथला घराना था। इसी कपूरथला घराना के एक साहब जो है वो थे जिनका नाम था साईं इलियास। कपूरथला में पार्टीशन से पहले साईं इलियास म्यूजिक कॉलेज हुआ करता था। साईं इलियास के खानदान के जो लोग थे वो भी मुल्तान में आकर आबाद हुए। उनमें एक साहब थे जिनका नाम था प्रोफेसर वली मोहम्मद खान। वली मोहम्मद खान साईं अख्तर के उस्ताद थे, तुफैल नियाजी के उस्ताद थे और बख्शी सलामत कवाल के भी उस्ताद थे। ये घराना आज भी मुल्तान में मौजूद है, लेकिन मौसीकी को अब खैरबाद कह चुके हैं। कपूरथला घराने के ही एक मौसीकी के बेबदल आलिम अल्लामा अतीक फिक्री, उनका ताल्लुक भी कपूरथला घराने से था, मुल्तान में ही रहा करते थे। तो ये वो दोआबा की गायकी के लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया और उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके रूट्स दोआबा की उसी सूफियाना गायकी से ही जुड़ते हुए नजर आते हैं। जी। तो इसमें अब मतलब आपकी इन बातों से तो यूं लगता है कि जैसे होशियारपुर में जो वो वहाँ का जो समाज है वो सूफियत के साथ उनकी बड़ी गहरी जो है वो कोई जुर्रत है और वो जुड़े हुए लोग हैं। पंजाब का ओवरऑल जो पंजाब में जो जिसके मतलब हम जो कल्चरल रूट्स की हम जो बात करते हैं ना, सकाफती जो एक कहीं से जो कोई सकाफत किसी खित्ते में परवान चढ़ती है। अब आप ये देखें कि जो सिख मत के मतलब गुरु नानक महाराज की जो पर्सनैलिटी है, उनका शायरी और मौसीकी से उनकी ज़िंदगी का जो ताल्लुक है, उसने पंजाब में कल्चर की जो है वो एक धार्मिक बुनियाद भी फराहम की। जब किसी समाज में जो है वो कल्चर आपकी मजहबी बुनियादों में दाखिल हो जाता है तो फिर एक खास तरह की जो है वो आपको रूहानी पाकीज़गी, सकाफती पाकीज़गी जो है वो लोगों के यहाँ नजर आती है। एक छोटी सी उम्र का जो है वो मतलब सिख मत से जुड़ा हुआ या सिख समाज में पैदा होने वाला एक बच्चा जब बहुत छोटी उम्र से गुरु ग्रंथ साहब सुनता है या उसके इर्द गिर्द लोग उसको पढ़ रहे होते हैं तो उनका शायरी और मौसीकी की तरफ आना कोई अचंभे की बात तो नहीं है ना।
क्योंकि एक तरबियत से वो गुजर रहे हैं, हम्म, ठीक है, और एक रूहानी शफाफियत से भी गुजर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो चलकर जो है वो बुनियाद तो फराहम जो है वो हो जाती है। और यही जो है वो मतलब ऐसी फजा में कोई भी परवान चढ़ने वाला आदमी जो है वो उसका मौसीकी की तरफ आ जाना या आर्ट की तरफ आ जाना कोई हैरानी की बात जो है वो नहीं है। हाँ भाई, हम एक दिन बात कर रहे थे तो तब भी हमने इस मौजू पे बात की थी, इस हवाले से बात की थी कि लोग बहुत बड़े बड़े गाने वाले, बड़े बड़े मौसीकार इस तरह या पंजाब में या बाकी पूरे बड़े सगीर में, हिंदुस्तान में वो मौजूद हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि वो अपने फ़न पे गुफ्तगू करें, तो उनमें से बहुत से लोग जो बड़े आला अपने अपने फ़न में बड़े माहिर हैं, वो शायद बात नहीं कर पाते। तो हमें जो सतिंद्र सरताज के यहाँ ये जो चीज़ मिलती है वो ये है कि चूँकि इनका जो इर्तिका है या इनकी जो ये एक शेप है जो इन्होंने बनाई है, एक अपनी पहचान बनाई है, उसके पीछे चूँकि वो मुतालिया, किताब और वो सिलसिला जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जब हम इनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें ये बड़ी एक जो है वो बड़े गहरे मुशाहिदे और बड़ी इल्मियत के साथ अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। इनके पास वो मौज़ू अल्फाज भी मौजूद होते हैं जो इनकी जो बात है उसकी सही मानों में तर्जुमानी कर पाएँ। तो शायद ये इसलिए भी उनसे अलग हैं मेरे ख़्याल में कि इनके यहाँ वो इल्म उस तरह से मौजूद है। और दूसरा चूँकि ये ज़ाहिर है शायरी से वाबस्ता हैं, तो मौसीकी पे भी बहुत आला गुफ्तगू कर लेते हैं, और शायरी से तो वो वैसे ख़ुद भी शायर हैं और बहुत आला उनकी नज़में और वो चीज़ें हैं। तो इसलिए शायद ये कुछ अलग चीज़ें बना पा रहे हैं, बहुत आला चीज़ें बना पा रहे हैं। ऐसे आपको याद है कि उसी गाने में वो शान ओ शौकता, तो अब उर्दू में हम जानते हैं कि हम शान ओ शौकत जो है वो इस तरह से मुरक्कब जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो शान ओ शौकता, एक पढ़ा लिखा आदमी ही किसी और ज़बान के अल्फाज अपनी ज़बान के अंदाज में उनको ढाल पाता है और उनकी कुछ शक्ल बना पाता है। मुझे तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे अजीब नहीं लगा था कि इस लफ्ज़ इसके साथ इन्होंने क्या किया, बल्कि मुझे लगा कि इसको उन्होंने शायरी बना दिया। जी मलिक साहब। मैं एक शान और शौकता से मुझे एक लफ्ज़ याद आया। उस लफ्ज़ की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि सराइकी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो ऐसा शख्स जो उस नेटिव लैंग्वेज जिसकी सराइकी नहीं है, वो आदमी वो लफ्ज़ नहीं बोल पाएगा। मैंने इनका जो गाना जिसका भी मैंने जिक्र किया, इको मिके, उसमें एक जगह वो कहते हैं कि डिठियाँ, एक मकाम पर ना डिठा, ये चूंकि मैं खुद सराइकी हूँ तो मुझे मालूम है कि ये जो लफ्ज़ है ये कोई ऐसा आदमी जिसका पूरे का पूरा बैकग्राउंड पंजाबी है, वो ये लफ्ज़ इस क्रिस्टल क्लियर ऐसे नहीं अदा कर सकता। तो ये जो लफ्ज़ है डिठियाँ, पहला कदे नहीं सी यहो चीज़ां डिठियाँ, मतलब ये जो लफ्ज़ है मुझे उस पर ना मैंने जब पहली दफ़ा सुना मैं बहुत हैरानी हुई। लेकिन ये मेरे जो ख्याल में मलिक पंजाबी साहब ये उसका लफ्ज़ पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। नहीं, पंजाबी में भी मुरव्विज है, ये मुरव्विज लफ्ज है, जो ये है वो डिठा। मुरव्विज है। और दूसरा जो है वो पंजाबी किसी शायर के लिए, गुलकार के लिए मुल्तानी जबान जो है वो अजनबी नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है बात ना, या दुरुस्त है। उसकी मुझे उनका गायकी। मिसरा भी याद है, बिल्कुल। तू हजे मेरा महबूब नी डिठा, वो हाँ हाँ आदम चिश्ती साहब का। बिल्कुल। हाँ हाँ तो तो वो तभी तो डिठा मेरा ख्याल है हाँ पंजाबी में हाँ, भी वो इस्तेमाल है, होता वो है। है, पंजाबी में भी मौजूद है, पोटोहारी में भी ये लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना वो हो जाता है। हमने अभी बात की कि गुरु नानक महाराज ने शायरी मौसीकी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर पंजाब के लोगों को एक खास तरह की रूहानी पाकीज़गी जो है वो दी। हम्म, तो ये जो हमारे यहाँ जो जिस शायर को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सत्येंद्र सरताज,
इनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो एक गांव से है। तो फोक, जो पंजाब में फोक गायकी है, फोक म्यूजिक है, वो हमेशा से मारूफ चला आ रहा है। पंजाब में क्लासिकल मौसीकी को वो इज्जत नहीं दी गई जो फोक को दी जाती है। ये तो अहमद भाई शायद किसी भी समाज में ऐसा होता या है। या पंजाब फोक के ही लोग फोक से Dominate जो करता है। जुड़त रखते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक से हाँ, नहीं ये बात ठीक है। है। अब फोक जो है वो क्या है? मतलब कोई आदमी देहात का रहने वाला जो देहात की जिंदगी को, वहां की रहतल को उसकी असल शक्ल में जानता है और वो शायर है और बड़ा भरपूर इजहार कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर अपने ताकतवर मिसरों के जरिए फोक के करीब पहुंच जाता है। अगर आपने उस सारी जो है वो बिल्कुल बुनियादी चीजों को, देही जिंदगी से जुड़ी हुई उन असल जो है वो चीजों को अपने शायराना फ्लो के साथ जोड़ दिया, तो आपने जो है वो फोक की हदों को टच कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अमर जी? भाई, इसी से जुड़ी हुई चूंकि बात है, हम्म, जैसे आपने कहा छिक्का हम्म, टंगना, हम्म, मैं ता शीशे नू भी टंग दिता छिक्के। हम्म, तो ये बिल्कुल, मतलब जब हम अपनी सकाफत की और उसकी बात करते हैं तो वो जो छिक्का हम्म, था वो बुनियादी तौर पर हम्म, एक तार के साथ बांध कर और उसके अंदर कोई चीज़ आपने महफूज रखनी है। जैसे घरों के अंदर आ जाती हैं बिल्लियां, आ जाती हैं, तो उनसे महफूज करने के लिए तो आप उसको किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं या तार के साथ, ताकि उसको वेंटिलेशन भी, उसको उसको हवा भी मिलती रहे, तो उस छिक्के के अंदर वो रखी जाती है। तो उन्होंने जिस तरह बहुत सी इस तरह की चीज़ों का, जो जिनका हमारे कल्चर से, हमारी सकाफत से या हमारे समाज से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी शायरी में ऐसे दर आई है कि वो वाकयातन कि वो एक इसी तरह एक बड़ा शाखार तख्लीक होता है, जैसे अहमद भाई ने कहा। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। मैं यहाँ एक जैसे एक बात मिसाल है, ये रखना भी चाहता हूँ, अहमद भाई भी इस पे बात करेंगे। एक जो, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो एक ख्याल जो हम गुजरा थे, और ऐसा एक दो बार हमने इसके बारे में कहीं कहीं बात भी की है थोड़ी बहुत। हमारे यहाँ, हमारी रियासत में, पाकिस्तान में जो तालीमी अदारे हैं, वहाँ म्यूज़िक की तालीम तो है ही नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। बहुत, मतलब कहीं हो उधर देखें, वो साहब चंडीगढ़ के कॉलेज से वो म्यूज़िक की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उस स्कूल में भी ऐसा होता होगा, कहीं वो रास्ते बनते होंगे और लोग सामने आ जाते होंगे। अच्छा, फिर चूंकि उनका जो ताल्लुक़ रहा वो तसव्वुफ़ की तरफ, उनका मिलान वो उन्हें ईरान और वो फ़ारस की तहज़ीब से जो है वो जोड़ देता है, और इस तरह एक ऐसा शख्स जो है वो सामने आ जाता है जिसे हम सिकंदर सरताज के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में हम देखें तो उन जैसा काम, कहीं कल हमने बात भी की तो सज्जाद अली के यहाँ मिलता है कि वो खुद लिखते भी हैं और बड़े मारूफ सिंगर हैं, हम सबके पसंदीदा हैं, खुद गाते भी हैं। और वही अहमद भाई वाली बात कि ये किसी इंडस्ट्री या किसी इस तरह की छाप नहीं है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इसके मुताबिक लिख के हमें दें, हम इसे जो है वो ऐसे ऐसे कंपोज करना चाहते हैं, या पहले से कंपोजिशन बन चुकी है, अब इसमें आप लफ्ज़ जो है वो डाल दें ताकि ये गाना बन जाए। तो जब किसी फ़नकार को ऐसी आज़ादी मुयस्सर होती है और वो हो फ़नकार, तो फिर इस तरह के ही शानदार गीत उसके सामने आते हैं। सज्जाद अली के यहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं, इनके यहाँ भी आपको ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह मिलती हैं। तो ये भी शायद एक इनका ऐसा वो पहलू है कि ऐसे समाज में पले जहाँ म्यूज़िक की तालीम आम थी और कोई रुकावट या कोई मुआशरे की तरफ से कोई ख़ास तरह की वो नहीं थी कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं वगैरह, इसमें वो बने। और फिर शायरी का साथ जो है वो जब जुड़ा
तो ये इस तरह इन्होंने अपनी जो है वो एक शख्सियत बनाई। इसमें आगे एक और जगह में कोई बात करनी है, अहमद भाई कुछ बात कर मैं अभी जो फोक की बात कर रहा था वो ये है कि आर्ट जब फोक के दायरे में आ जाता है तो वक्त की दीवार जो है वो टूट जाती है बिल्कुल। और आर्ट जो है वो अब्दियत और हमेशगी के दायरे में आ जाता है। वाह। हमें यही कुछ जो है कि किसी आम बात को किसी ऐसे एंगल से करना है कि वो फोक नजर आए या जिंदगी के बिल्कुल करीब हो जाए। ये यही बात हमें जो है वो शिव कुमार बटालवी की शायरी में भी मिलती है। वाह वाह। हमने पहले कहीं दोस्तों में बैठकर ये बात की थी कि वो मिसरे को फोक बनाने का एक हुनर जो है वो जानते हैं शिव, कि वो आपको कहीं ऐसे करीब से आवाज देंगे कि आपको लगेगा कि ये आप ही को बुलाया जा रहा है या आप ही की जो है वो बात की जा रही है। तो इसी तरह देहात की जिंदगी से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा सतेंद्र सरताज का और उसी ने उसके यहाँ फोक गायकी की जो है वो एक असल शक्ल जो है वो नुमाया की और वो बात करते हुए जो है वो उस लहर के साथ जो है वो हमकिनार जो है वो होते हैं जो किसी आम बात को जो है वो फोक के दायरे में जो है वो ले आती है। अहमद भाई, आपने बात की शिव कुमार बटालवी की। एक इनके हवाले से बड़ा जो मशहूर गीत जो हम सारे दोस्तों ने सुन रखा है, नी ओथे मेरा यार वसदा। हाँ। उस गाने में जो जिस इलाके का या जिस जगह का वो गीत है उसका जरा सतेंद्र सरताज के साथ वो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जिथे इतना दे वगदे ने चो उथे मेरा यार वसदा। वो जो बजरावर इनका जो गांव है होशियारपुर का, उसके करीब ही जो है वो एक और जो है वो गांव है जहाँ के स्कूल में ये पढ़ते रहे सतेंद्र सरताज। तो वहां कोई साहब थे जो शिव कुमार बटालवी के दोस्त थे। अच्छा। अब वो जो जिस जो है वो चो का जिक्र हो रहा है, वो जो बरसाती नाले हैं, वो चांदनी रातों में शिव कुमार बटालवी वहां अपने दोस्त के साथ बैठा करते थे। वाह। और वहीं बैठकर उन्होंने जो है वो गीत लिखा। और वो जो है वो कि शिव कुमार बटालवी ने ये अपना मारूफ गीत मेरे गांव के साथ वाले गांव में बैठकर लिखा था। सतेंद्र सरताज को हमने इस बात पर प्राउड करते हुए देखा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात पर बड़ा जो है वो कहा, जी हमारे लिए बड़ा बाइस इफ्तिखार है कि हमने जो है ये गीत मेरे गांव के साथ या जिस गांव में मैं पढ़ता था वहां बैठकर जो है वो लिखा गया। तो एक तरह से एक जुड़त पैदा करता है ये वाक्य, शायराना जो एक शायराना। हम भाई कल इस पे एक और भी बात हम भाई करेंगे। बता रहे थे कि इन्होंने अपने घर का, अपने एक बागीचे का और इस तरह की जो इनकी अपनी जगह हैं उनके नाम क्या ही शायराना नाम रखे हुए हैं। जी हाँ। तो एम भाई वो जरा कुछ बताएं। ये इन साहब को जो है वो कोई रिश्तेदारों की तरफ से इनको पहले एक जो है ना स्कूटर मिला। अच्छा। अब ये देखें कि एक बंदा किस सतह का तख्लीककार है। ये उसकी तक की बात कहते हैं। ये तक की बात क्या वाह। वो इनको स्कूटर मिला, उसके पीछे जो है ना लिखा हुआ था तक। वो तक जो था वो उनकी असल में गोत्र थी इनके रिश्तेदारों की, जिन्होंने इनको वो स्कूटर दिया कि हमारे यहाँ फारिग खड़ा है, आप इसको ले जाएं। ये वो ले आए। अब इन्होंने कहा कि मैंने इस पर कोई अपना निशान लगाना है, तो इन्होंने उस तक को मिटाया नहीं। नीचे लिखा THINA टक धना धन DHAN, वो तक धनाधन उसको बना दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो 3500 रुपए का एक यामा खरीदा। ये हो रहा है असल में चंडीगढ़, जब ये वहां पर म्यूजिक पढ़ रहे थे, एमफिल कर रहे थे या PhD कर रहे थे। 2006 में इनका PhD वर्क जो है वो मुकम्मल हुआ। तो उस यामे का नाम इन्होंने रखा फिरदौसी, जो ईरानी शायर से इनकी वाबस्तगी और उसका जो है वो इनका नाम था। फिर जब ये मारूफ हो गए तो फिर इन्होंने अपने घर का नाम रखा फिरदौस।
अपने फार्म हाउस का नाम रखा फिरदौसी। वही जुड़त उसी ईरानी शायर से और फारसी जबान से। वो शामियाना वो घर इनका जो बन गया तो उन्होंने उसके कुछ हिस्से बनाए, जैसे सहन में एक जो है वो छतरी टाइप जो है बैठने की एक जगह होती है, उसका इन्होंने नाम रखा शायराना शामियाना। उसी शायराना शामियाना के नीचे बैठकर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो जो मैंने आपको भेजा था वो तवील इंटरव्यू पंजाब टीवी को इन्होंने दिया। वो बड़ा जो है वो एक तो तवील इंटरव्यू था, इसमें बातें भी बहुत सारी जो है वो अहम की। वो बाद में पता चला कि वो इनके अपना ही घर है और ये शायराना शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं। पीछे बड़े खूबसूरत जो है वो दरख्त थे। अब सामने जो है वो बैठा हुआ सतिंदर सरताज जो है वो बोल रहा है, या उन दरख्तों पर कुछ खुश आवाज परिंदे, उनकी आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। वो प्रोग्राम तवील था। वो बैठे बैठे जो है वो शाम के साए फैल गए उन दरख्तों पर। तो वो जाहिर है कि वो जिस तरफ दरख्त थे सतिंदर सरताज उसी तरफ बैठा हुआ था। तो जब वो साए फैले तो वो उसकी शख्सियत की जो खास तरह की जो पुरस्कारियत थी वो बड़ी जो है ना छन छन कर जो है वो सामने आ रही थी उन दरख्तों से। तो उसी घर में इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहां बैठकर ये लिखते हैं, उसका नाम है नज्मगाह। वहां इन्होंने अपना हारमोनियम रखा हुआ है, वहीं बैठकर ये लिखते हैं। अब उस नज्मगाह की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो सीढ़ियां जा रहे हैं, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है तख्लीक की राह। तो ये मतलब देखें ना कि कि एक शायर इनमें इनकी शख्सियत में किस कदर जो है वो नुमाया है, हाँ, किस कैसे कदर डोमिनेट बुलंद। कैसे कर रहा है, या एक आदमी कैसी जो है वो एक ख्वाबनाक और तख्लीकी फजा में जो है वो रहना जो है ना वो पसंद करता है। ठीक है जी। वो एक बड़े आर्टिस्ट का ताम झाम लाओ लश्कर वो किसी भी चीज से जो है वो मुतनफर है। ठीक है जी। एक इंतहाई सादा आदमी जो जैसे जो है वो उसकी जिंदगी देहात में रहते हुए थी, आज जो है वो दुनिया का एक मारूफ आदमी होते हुए भी उसके अंदर सादगी उसी तरह मौजूद है। साफ गोई उसने उस तरह अपनी है। मासूमियत को उसी तरह कायम रखा हुआ है। उसके अंदर की जो पाकीज़गी है वो भी उसी तरह जो है वो कायम है। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे एक आप दोनों से एक बात है जो मैं जानना चाहूँगा। हमने ये उस दिन भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। हम जब इनकी ये मूवी देख रहे थे जो नीरू बाजवा साहिबा के साथ इनकी मूवी है शायर, तो मतलब शायर जो है वो जब किसी मूवी का नाम रखा जाता है तो जाहिर है उसमें करेक्टर था एक शायर का जो शायर बनना चाहता है। तो कहीं मुझे लगा कि शायद ये अपनी ही कोई इनकी शायद कोई बायोग्राफी है या कुछ इनसे वाबस्ता है, जो चूँकि उस करैक्टर में ये ख़ुद भी हैं। और फिर उसके जो गाने हैं, उसका जो म्यूज़िक है वो जिस कदर इमोशनल है, हम जानते हैं, हमने कई बार सुना। तो बतौर एक्टर अच्छी एक्टिंग की, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, गाने बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है उसमें कहीं जो है वो जिस तरह से ये बन सकती थी शायद उस सतह पे नहीं जा सकी। शायद उसे लिखने में कहीं कुछ मसाइल थे, या फिर जब वो मूवी बनाने के बाद उसको ज़ाहिर है वो एडिट वगैरह करते हैं या जो भी उसमें कुछ था, तो वो स्क्रिप्ट कहीं थोड़ा उलझाव का शिकार था। जो स्क्रिप्ट का जो मामला है ना वो, और मेरी राय ये थी, मैं आपकी कथा कलामी से माफ़ी चाहूँगा, मेरी राय ये थी कि अगर इसका स्क्रिप्ट बहुत मजबूत हो जाता, ये झोल जो थोड़े बहुत हमें नज़र आए ना होते, तो ये वो जो 90s की हम लोग मूवीज़ का जिक्र करते हैं, जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ कुछ होता है, इस तरह की मूवी, ये शायद पंजाब की या पंजाबी की पहली ऐसी मूवी होती उस तरफ जो एक नया जो सिनेमा उनका वो सामने आया है कि ये बहुत देर तक शायद देखी जाती है। क्या आपकी मैं मतलब ये जो फिल्म का स्क्रिप्ट है ना, ये वो मतलब इस फिल्म का वो पहलू है जो सतिंदर सरताज के हाथ में नहीं था। अच्छा, इन्होंने नहीं लिखी नहीं, मूवी। इसके राइटर कोई और थे, डायरेक्टर कोई और थे,
फिल्म का म्यूजिक और जो है वो जो शायरी है, लिरिक्स इनके लिरिक्स, वो सतिंदर सरताज का है, या उन्होंने उसमें एक्ट किया। बुनियादी तौर पर ये फिल्म की तरफ जाना नहीं चाहते थे, हम्म, लेकिन पंजाब में, इंडियन पंजाब में कल्चर ये है कि जो सिंगर मारूफ हो जाए उसको खींच के जो है वो फिल्म की तरफ जरूर लाया जाता है, उससे अदाकारी की तरफ जो है वो जरूर लाया जाता है, या वहां पर ज्यादातर जो है वो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं ही सिंगर्स, बिल्कुल उनका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो निकल बिल्कुल। आता है। तो इन्होंने अभी तक जो है वो 5 फिल्मों में काम किया है। इनकी जो लेटेस्ट मूवी है उसका नाम है होशियार सिंह, बिल्कुल और वो 7 फरवरी को रिलीज हो रही है, यानी कल लेकिन रिलीज सर होगी। इसमें इनका जो डेब्यू है वो तो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से हो रहा है। अब ये- ब्लैक प्रिंस, जी, हाँ हाँ, तो वो हम जो कहते हैं कि मतलब आमतौर पे यहाँ के लोग लेके आते हैं, तो ये अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ वो, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में पंजाबी फिल्म इन्होंने पहले कर ली थी, वो जो इक्को मिक्की इक्की शायद मिक्की इनकी पहली, इक्को मिक्की। हाँ वो पहली फिल्म थी। अच्छा, हाँ, हाँ वो इनका उसके पहला ब- काम है। वो काम था। फिर जो है वो ब्लैक प्रिंस जो है वो सामने आई हॉलीवुड से। उसके बाद शायर जो है वो इनकी बायोपिक तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इनकी जिंदगी, इनके मिजाज के उसके करीब बहुत करीब करीब है। वो जो एक है ना शायर एक है। से मुताल्लिक। बिल्कुल। हाँ, हमारे सामने जो है ना वो इस वक्त सवाल ये है कि वो गैर पंजाबी इलाके, वो ऐसे खित्ते जहां के लोग पंजाबी नहीं जानते, वहां सतिंदर सरताज की मकबूलियत की वजह क्या है? हम्म। ऐसा क्या है इस गायकी में, इस शायरी में, जो उन्होंने उसकी पजीराई का, मकबूलियत का दायरा जो है वो बहुत वसी कर दिया है? जहाँ जाकर मेरी थोड़ी सी नाकिस राय है जो भी, तो मैं ये कहूँगा कि हम जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में कुछ परफॉर्मेंसेस देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि वो कव्वाली चल रही है और सामने जो बैठे हैं उन्हें शायद उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान नहीं आती, मगर वो उसमें पूरी तरह वो महव हो चुके हैं, झूम रहे हैं, वो अपने हाल की एक इंतहा पे हैं। तो उसकी हम तो ज़ाहिर है साफ सीधी वजह यही नज़र आती है कि म्यूज़िक बहुत आला है और गायकी, आवाज़ का जादू है। तो इनके यहाँ भी शायद एक जो इनको कुदरत की तरफ से इतनी खूबसूरत आवाज़ मिली है, वो उस आवाज़ की जो मिठास और मासूमियत जो हम पहले, तो शायद एक वजह ये है कि बाज़ म्यूज़िक ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं भाई बस इसको लगा दो, ठीक है। जिस तरह हम बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक हैं वो इन द वो अपना इन द मूड फॉर लव। इन द मूड फॉर लव, उसका म्यूजिक हम अक्सर बिल्कुल। ऐसे बस गाड़ी Instrumental चल पड़ी, है। हमने लगा दिया और हम उसको देर तक एंजॉय कर रहे हैं कि यार बस ये लगा रहने दो। तो शायद एक वजह ये है, वरना दूसरी जबान नहीं, ये तो हमने बात की ना कि एक कुछ ऐसे खित्ते जो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है, या जो है वो कुछ मतलब बैरूनी दुनिया है, या बिल्कुल। मगरबी समाज है, बिल्कुल जहाँ के लोग जो है वो म्यूजिक को किसी और तरह से देखते हैं, जी जी। या इंडियन म्यूजिक से उनकी कुछ और तरह की जुड़त जो है ना वो होती है। लेकिन ऐसा खित्ता जैसे हमारा पाकिस्तान है, या हिंदुस्तान के वो खित्ते, वो इलाके जहाँ भी पंजाबी नहीं है, ठीक है ना, जहाँ वहाँ के मकबूल सिंगर कुछ और हैं। जहाँ के मकबूल सिंगर कुछ और है, वहां सतिंदर सरताज की मकबूलियत की जो वजह है, जहां तक मेरा, यानी आप अपनी जो है वो तफहीम का जो दायरा है वो वसी कैसे करते हैं, जहां तक मेरी समझ में ये बात आती है, वो है सतिंदर सरताज का डिक्शन। उसके यहाँ उर्दू, अरबी, फारसी के लफ्ज जो है वो इतनी आसानी से आ जाते हैं, जिसने उसकी शायरी की, उसकी गीतों की फजा को एक ऐसी जमालियाती फजा में दाखिल कर दिया है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप पंजाबी लिखते हुए बड़ी ही आसानी से उर्दू का लफ्ज ले आए, बड़ी ही रवानी से फारसी का लफ्ज ले आए, तो उससे क्या है कि आपकी बात की तासीर बढ़ गई, आपके मिसरे की जमालियात बढ़ गई, बिल्कुल, या आपके पास जो है वो रदीफों और काफियों की वैरायटी बढ़ गई। बिल्कुल।
तो ये चीजें हैं कि जैसे एक उर्दू बोलने वाला आदमी भी सतिंदर सरताज को बड़ी आसानी से जो है वो समझ लेगा। बिल्कुल वो उस तरह की जो मतलब एक जबान की जो गुंजलता होती है बिल्कुल उसमें जो है वो उसका कोई ऐसा एहसास जो है वो उनके यहाँ नजर नहीं आता। बिल्कुल तो जो डिक्शन की जो वैरायटी है ना, उसने जो है वो सतिंदर सरताज के मौजुआत को भी एक खास तरह का फैलाव दिया। वाह है जी, वो क्या है जी, वो चलना इंसानी फितरत जी। हाँ अब वो मैंने कहीं इनके लिए एक कयाफा जैसा लफ्ज भी इनकी शायरी में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ मुआश, बदमाश, हाँ काश, हम्म, ठीक है जी। ये खालिस जो है वो ऐसे लफ्ज बिल्कुल जो मतलब पंजाबी के कल्चर में जो है वो उस तरह राइज नहीं है। हम्म, अब हम अगर दूसरे किसी पंजाबी इस वक्त जो मारूफ गुलकार हैं या वहाँ के जो शायर हैं, अगर हम उनकी शायरी पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर जो डिक्शन नजर आएगा वो वो टिपिकल वो टिपिकल पंजाबी, पंजाबी ऐसा है। यानी वो कुछ उसमें हिंदी के असरात हैं, कुछ संस्कृत के असरात हैं। आपको जो है वो उस तरह नहीं नजर आएगी जैसी आसानी और रवानी जो है वो आपको सतिंदर सरताज की शायरी में नजर आएगी। और अहमद भाई यही बात है, जैसे आपने बात की कि इतनी ज़बानों पर उनका जो अबूर है। हम एक गाने का बहुत जिक्र करते हैं, बतौर शायद इस बात को हम लोग मानते हैं कि हमें भी बाज़ औक़ात कोई गज़ल कहते हुए कभी कभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो कवाफ़ी का महदूद होना है कि हमें बहुत से कवाफ़ी नहीं मिल पाते। और इसी शायद फिल्म का एक गाना जिस पर हमने बात की और उसकी आप वो सिंफ भी बताइएगा, हाँ, वो सिंफ, तबादले, जिसमें हर मिसरे में नया काफिया है और वो इतना हर कमाल। मिसरे में नया काफिया है, वो असल में गैर मुरद्दफ है। ठीक है ना, बिल्कुल वो मुरब्बा, बिल्कुल खब्बा, बिल्कुल ये इसके काफिये हैं। हाँ, आगे रदीफ नहीं है, बिल्कुल कोई गैर मुरद्दफ कलाम। बिल्कुल और इसकी जो टेक्निक है जी जिससे उसमें जो है वो तकरार चल रही है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं एक सिंफ है पंजाबी की, हरियाणवी की, उसको कहते हैं कबित। हरियाणवी में उसको कह देते हैं कैबत। अच्छा तो कबित जो है वो मुसलसल रेपिटिशन है, तकरार है। वाह। अब इसमें एक और जो है वो एहतमाम भी किया हुआ है सतिंदर सरताज ने तबादले में, कि जहां मिसरा खत्म हो रहा है उसी लफ्ज से अगला मिसरा शुरू हो रहा है। ठीक है जी। और मेरा ख्याल कि ऐसा गीत जो है वो आज तक जो है वो पंजाबी फिल्म में नहीं आया। पंजाबी फिल्म तो क्या किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं आया। बिल्कुल कि आप जो है वो इस तरह की शायरी जो आम मतलब कमर्शियल शायरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है, जो फिल्म की जो है फिल्म के दायरे में नहीं आती है, वो इसमें कोई शक नहीं, वो यूनिक एक आर्ट पीस है, वो एक यूनिक आर्ट पीस है। कोई शक ही नहीं। और जो है वो उसको जिस अंदाज से जो है वो उन्होंने गाया है वो भी कमाल है, वो भी कमाल है। और इसकी जो है वो वजह ये है कि जब शायर जो है वो गाने लग जाता है, एक शायर जिसको इजहार पर कमांड हासिल है, तो वो तो उधर है, जब वो गाने पर आएगा, जिसने मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली, जो रागों की नोटेशन जानता है, जो रागों के मूड जानता है, जो रागों के औकात जानता है, जब वो गाने पर आएगा तो वो कमाल ही करेगा। और वो कमाल उसने जो है वो बिल्कुल कर दिखाया। बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इनकी जो एक ये इजाफी खूबी है, जो डिक्शन वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शायरी में, वो कई कई इजाफत भी इस्तेमाल कर जाते हैं, जैसे जेर जबर। हालांकि जो है वो इजाफत पंजाबी में मुरव्विज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये फारसी शायरी के, उर्दू शायरी के ऐसे असरात हैं उन पर कि वो उसको भी जो है वो उसमें जो है वो शामिल कर लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि बहुत ही ज्यादा फलो है सतिंदर सरताज के यहाँ। कोई 2010-11 के करीब उनका जो है वो कैरियर जो है ना वो शुरू हो रहा है। शुरू तो कहीं इससे बहुत पहले जो है वो हो चुका था। वो कहते हैं कि 2007-8 का जो पीरियड है वो मेरे लिए बहुत जरखेज था। मैंने बहुत सारे गीत लिखे उसमें, बहुत सारे गीत लिखे।
जाहिर है कि वो गीत लिखे पड़े हैं, गीत लिखे पड़े रहे, तो जब उनको गाने का मौका आया, उनकी तज़ीनो आराइश की, उन्होंने उनको संवार कर दुनिया के सामने जो है वो पेश कर दिया। इस फ्लो में वो रोजाना की बुनियाद पर भी गीत लिखते हैं, रोजाना की बुनियाद पर भी। और वो नासिर काज़मी की तरह गीत का मकाम, टाइम, हर चीज जो है वो नोट करते हैं। ये मैंने कहाँ बैठकर लिखा है, क्या वक्त है, वाह। क्या डेट है, मैं किस जगह पर हूं। तो ये सारी चीजें वो अपने गीतों के साथ जो है ना वो नोट करते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि इनके गीत जो है वो अपनी तर्ज, अपनी ट्यून, अपनी धुन लेकर साथ आ रहे हैं। बाद में उन्होंने सिर्फ उसको, उसके म्यूजिक अरेंजमेंट्स करने हैं और उसको जो है वो गाना है। सतेंद्र सरताज के यहाँ एक और चीज जो मुझे जो है ना वो हैरान करती है, वो ये है कि आदमी ये फैसला कैसे करे कि इनके यहाँ शायर ज्यादा तवाना है या गुलकार ज्यादा तवाना है। अब असल में देखा जाए तो तीन जो है वो चीजें काम कर रही हैं, शायरी, मौसीकारी और गायकी। यानी आप शायर हैं, उसके बाद आप ट्यून बना रहे हैं, म्यूजिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। असल में तो ये तीन जहते हैं जो एक आदमी में इकट्ठी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। अब जहां तक मेरा ख्याल है वो ये है कि नो डाउट बहुत जो है वो यूनिक वॉइस उनके पास जो है वो मौजूद है, और वो तमाम तर जो है वो जो गायकी के जो मतलब जितने भी गायकी के जो असूल और ज़वाबित हैं वो उनसे भी बड़ी जो है वो गहरी जो है वो आशनाई रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मेरा ख्याल है कि सतेंद्र सरताज के यहाँ शायर ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल ऐसा, शायर ज़्यादा मजबूत है, बिल्कुल। जिसने उसकी गायकी को कुछ ऐसे रंगों तक जो है वो पहुंचा दिया है जो किसी और के यहाँ जो है वो नजर ही नहीं आते। अच्छा, इनकी गायकी में एक चीज जो है वो, जैसे जो इनका पहले पहला जो गीत जो है वो जो मारूफ हुआ था हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उडारियां, उडारियां। उडारियां वाले जो गीत को अगर आप गौर से सुने, उसमें जहां वो मिसरे रिपीट करता है वहां उसकी गायकी का हुस्न और तरह से निखर कर सामने आता है। ठीक है जी। और भी बहुत सारे गीतों में मैंने जो है ना वो ऐसा महसूस किया है। हमारे यहाँ एक चीज इस्तेमाल होती है शायरी में जिसको हम कहते हैं तकरार। मैं तकरार हरफी की बात नहीं कर रहा, वो तो एक शायरी का ऐब है। तकरार यानी रेपिटिशन। जब हम किसी चीज की तकरार करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो सतेंद्र सरताज की गायकी के अंदर जहां तकरार आती है शायरी की बुनियाद पर, वो वहां सुरों की तकरार करके एक ऐसी जमालियाती फजा क्रिएट करते हैं कि हैरान कर देती है, अलग कर देती है। और यहां आकर आपको यह भी महसूस होगा, आप बगौर उसकी शायरी में ही अगर तकरार की जो है वो सूरत को देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि शायरी और मौसीकी की टेक्निक्स एक मकाम पर आकर खड़ी हो गई। मैं अमित भाई आखिर में एक बात ज़रूर वो कहना चाहूँगा, वो मैंने बिल्कुल शुरू में वो कही, वो बात भी की कि जैसे पंजाबी गायकी का जो ट्रेंड हमें नज़र आता है, उसमें बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत एक अलग तरह से गाना उनके यहाँ मौजूद है। वो एक ख़ास एक अब वो रविश इख्तियार कर चुका है। इस दौरान एक शख्स जो है वो आता है और वो अपनी उस जो रैतल है उस रवायत के साथ जुड़ता है और ये साबित करता है कि मैं ये गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी समाज में कि अगर आप सुरीले हैं और आप मीठे हैं और आपको वो जो रवायती एक गाने का या ट्रेडिशनल एक वो जो अंदाज है उस पर आपकी कमांड है, तो आप आज भी बहुत मुख्तलिफ बातें या बहुत मुख्तलिफ शायरी जिसे आप किसी और तरह से गा के ये कहते हैं कि ये इसी तरह गाई जा सकती थी, वो इस तरह भी गाई जा सकती है और मैं आपको गा के दिखा भी सकता हूँ। तो वरना आम तौर पे तो वो जिस तरह का चलन हुआ लोग उसी तरह उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं।
तो इन्होंने वो अपना रास्ता भी अलग किया और इसकी बुनियाद पे एक सवाल भी कायम कर दिया कि किसी भी तरह की गायकी, किसी भी तरह की शायरी वो एक ख़ास फोक सिंगिंग वाले अंदाज में गाई जा सकती है। तो ये इनका इनफराद भी है मेरी राय में, और मेरी तो मतलब आखिरी बात इनसे इनके मुतालिक यही है। मैं आखिर में ये बता दूं, सतिंदर सरताज की शायरी में उसकी रदीफों का भी बड़ा कमाल है। अब ये जो गीत था इसमें किधरे, इधर है, हाँ अब ये देखिए एक रदीफ ही है ना, ऐसा ही लेकिन उसने उससे कैसी कैसी मानवियत पैदा की है। ऐसा ही है। इसकी रदीफें एक तो बोलती हुई है, दूसरा अगर आप पंजाबी शायरी जो गीत की पंजाबी शायरी है उसको अगर आप बगौर देखें तो आपको कहीं भी लंबी रदीफ नहीं मिलेगी। पंजाबी शायरी जो गजल की शायरी है आपको उसमें भी लंबी रदीफ नहीं मिलेगी, लेकिन सतिंदर सरताज की शायरी में लंबी रदीफें मौजूद है, इसके गीतों में लंबी रदीफें मौजूद है। और रदीफों का जो सिस्टम है वो पंजाबी शायरी वाला नहीं है, वो उर्दू और फारसी शायरी के असरात जो है वो उस पर जो है वो रदीफों के सिस्टम पर बड़े नुमाया है। हमें ये कहना चाहिए कि इतना मतलब एक पंजाबी गायकी के मज़ाहमती दौर में जिसमें एक और वो चल रहा है, उसमें एक ऐसा गायक अपने आप को एक पूरी शख्सियत बनाने में कामयाब हो गया जो अपनी रैतल का नुमाइंदा है, किसी एक ख़ास तरह की के रैतल के अंदर जो एक ख़ास तरह के तबकात हैं सिर्फ वो उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो पूरी की पूरी अपनी तहजीब का नुमाइंदा है और उसने उस जमालियात को जो है वो खड़ा कर दिया है सबके सामने कि भाई देखो ये काम जो है वो इस तरह से भी हो सकता है और मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और उस तरफ जाहिर है वो जो चल रहा है वो एक मज़ाहमती सिलसिला है, उसमें कुछ सियासत भी है, हमने वो पहले डिस्कस भी किया। यहाँ एक शायर है, ठीक है, वो कहे शायर का वतन उसकी आंखें होती हैं, तो वो अपनी तहजीब के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी चीज़ें उठाता है, उसकी चीज़ों को बयान करता है और वो जो है वो एक अलग मकाम पे खड़ा है। बाजार और इंडस्ट्री के ट्रेंड को उसने एक साइड पे कर दिया। ये उसने जो है वो लोगों को ये बताया है कि मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।